हाय हेलो एवरीवन। सो एंजल वन इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। रिजल्ट काफी अच्छे थे इनके थर्ड क्वार्टर के अंदर। 40% की सेल्स ग्रोथ थी। मार्जिन थोड़ा सा डिप हुआ था कंपेयर टू लास्ट ईयर। 42% से ऑलमोस्ट 38% के आसपास के मार्जिन थे इनके इस क्वार्टर के अंदर। एंड नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो भी थोड़ी सी वीक थी। ऑलमोस्ट 14% की ग्रोथ थी इनकी नेट प्रॉफिट की। सो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ नंबर काफी अच्छा था, 40% की ग्रोथ थी। बट यस, प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन के एंगल से अगर हम देखें तो थोड़ी सी वीक परफॉर्मेंस थी इस कंपनी की थर्ड क्वार्टर के अंदर। उसके पीछे का क्या रीजन था वो भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सो ऑब्वियसली कौन कॉल में हमें काफी डिटेल में पता चलेगा कि मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है एंड हम एज ए इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। सो कंपनी का बेसिकली अभी करंटली जो फोकस है एंजल वन का, वो ये क्या कर रहे हैं कि अपने जो रिटेल क्लाइंट्स हैं इनके, उनको ये एनकरेज कर रहे हैं कि वो क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करें, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस करें। इवन दो कंपनी को पता है कि इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में जो रेवेन्यू जनरेट करने की जो अपॉर्चुनिटीज है, वो एंजल वन मिस आउट कर रही है एंड उसको वो सेक्रीफाइस कर रही है। बट फोकस किस पे है कि क्लाइंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एनकरेज किया जाए। इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए कि क्यों एंजल वन अभी ऐसा कर रहा है, थोड़ा सा हमें बेसिक ब्रोकिंग का बिजनेस मॉडल समझना होगा कि ब्रोकिंग कंपनी जो है वो काम कैसे करती है। क्या बिजनेस मॉडल रहता है इनका। इसमें दो पार्ट है। पहला तो प्री डिजिटल, मतलब डिजिटल एरा से पहले जो मॉडल था उसमें ये कंपनीज कैसे काम करती थी, एंड डिजिटाइजेशन के बाद इनका जो पूरा का पूरा मॉडल जो चेंज हुआ है लास्ट 7-8 सालों में, उसमें क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल ब्रोकिंग मॉडल में अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो मेन फोकस होता था वो होता था क्लाइंट एक्विजिशन। और एक बार जो क्लाइंट को आपने एक्वायर कर लिया अपने सिस्टम के अंदर, उसके बाद उस क्लाइंट से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के ऊपर फोकस करना है। ये ट्रेडिशनल मॉडल होता था। बिकॉज वहां पे अगर आप एज अ क्लाइंट, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस नहीं थे जो आज अवेलेबल हैं। डिस्काउंट ब्रोकर जिनको बोला जाता है, लाइक जीरोदा हो या ग्रो है या अब स्टॉक्स है, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। अकाउंट ओपनिंग से लेकर हर एक चीज जो है वो आपको डिपेंडेंट होना पड़ता था किसी कंपनी के ऊपर। सो मे बी आपका जो बैंक का आरएम होता था वो आपको असिस्ट करता था अकाउंट ओपनिंग के लिए, डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए। अकाउंट ओपनिंग भी आपकी ऑफलाइन होती थी, मैनुअल होती थी। देन इसके बाद में आपका एक डीलर होता था जो आपके आपके बिहाफ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करता था। रिसर्च से लेकर के एडवाइस वगैरह सारे कुछ जो आपके आरएम है वो आपको प्रोवाइड करते थे। एंड वहां पे ब्रोकिंग कंपनी का फोकस क्या होता था कि क्लाइंट को फटाफट से एफ एंड ओ सेगमेंट है या करेंसी है या कमोडिटी है, इन सारे सेगमेंट में जहां पे हाई ब्रोकरेज चार्ज की जाती है, वहां पे क्लाइंट को ट्रेड कराया जाए एंड ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज जनरेट किया जाए। उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1% से 1.5-2% तक का ब्रोकरेज जो है वो चार्ज किया जाता था क्लाइंट को। आज के टाइम पे तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकिंग आ गई है, फ्री एएमसी अकाउंट है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगता है। इवन कैश में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डिलीवरी में अगर आप बाय कर रहे हो कोई स्टॉक को, तो वो तो फ्री ब्रोकरेज लगता है कई कई सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। ब्रोकरेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो है आज के टाइम पे। बट उस टाइम पे ब्रोकरेज काफी ज्यादा हाई चार्ज की जाती थी, चाहे आप कैश में काम कर रहे हो। ऑप्शंस में, एफ एंड ओ में तो ऑब्वियसली और ज्यादा हाई चार्ज की जाती थी। वहां कंपनीज का फोकस यही था कि क्लाइंट को एक्वायर किया जाए, उन्हें उन सेगमेंट में डीलिंग कराई जाए जहां पे ब्रोकरेज ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट अगर आप अननेसेसरी ट्रेडिंग करोगे एंड आपको कुछ उसका बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपका लॉस होगा उस वाले सेगमेंट में। वही चीज होती थी, क्लाइंट का लॉस होता था। ग्रेजुअली क्लाइंट जो है वो इनएक्टिव हो जाता था। मतलब इंडस्ट्री का अगर आप इनएक्टिव क्लाइंट का डेटा देखोगे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई होता था। एंड देन कंपनी का फोकस जो है वो वापस से नए क्लाइंट को एक्वायर करने के ऊपर हो जाता था। अब इस वाले मॉडल में प्रॉब्लम क्या था कि कंपनी का शॉर्ट टर्म में तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता था, जब मार्केट अच्छी चल रही है तब ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट भी ओपन हो रहे हैं। डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, देन आप उन क्लाइंट को अलग 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 प्रोडक्ट अगर आप पुश कर रहे हो करेंसी में या कमोडिटी में या एफ एंड ओ में, वो क्लाइंट बिकॉज ऑफ ग्रीड कर भी लेता था कि सबको जल्दी पैसा बनाना है। बट वहां पे जब वो लॉस हो जाता था तो क्लाइंट ऑब्वियसली, वो वाला क्लाइंट तो आपके लिए डेड हो गया। अब प्रॉब्लम वहां पे आती थी जब साइकिल चेंज होता था। बिकॉज जब बेयर मार्केट हो गई तब आप उस स्पीड से
नए क्लाइंट एक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि बेयर मार्केट में तो ऑब्वियसली क्लाइंट भी रेजिस्ट करता है मार्केट के अंदर आने के लिए, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके ऊपर जो आपका पुराने क्लाइंट है, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उन्होंने ट्रेड करना बंद कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज्यादा लॉस ले लिया मार्केट के अंदर। तो वहां पे इन कंपनीज का जो रेवेन्यू है या जो सोर्स ऑफ इनकम है वो काफी ज्यादा डिसरप्ट हो जाता था, वो काफी ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता था। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्लाइंट के एंगल से अगर आप देखो तो ऑब्वियसली क्लाइंट भी क्यों सेटिस्फाई होगा अगर उसको इस तरीके की सर्विसेज मिलेंगी, बिकॉज एक तो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हर एक चीज के लिए आपको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है अपने ब्रोकर के ऊपर। इवन अगर आपको अपना पीएनएल भी चाहिए, कि आपको ये चेक करना है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा है एक सर्टेन पीरियड में, उसके लिए भी आपको आपका ब्रोकर की रिक्वायरमेंट थी। अकाउंट ओपनिंग के लिए ब्रोकर की रिक्वायरमेंट है। कोई आपको अपनी पर्सनल डिटेल मॉडिफाई करानी है, मे बी मोबाइल नंबर चेंज कराना है, ईमेल एड्रेस चेंज कराना है, या सॉरी ईमेल आईडी चेंज कराना है, या एड्रेस चेंज कराना है, ये सारी चीजें भी विदाउट ब्रोकर पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। सो मैनुअल जो असिस्टेंस थी वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट को, उसके ऊपर से आपका लॉस भी हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। तो दोनों ही एंगल से अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा वी कुड से कि थोड़ा सा खराब मॉडल था वो, क्योंकि कंपनी के लिए भी एक सस्टेनेबल प्रॉफिट बनाने वाला मॉडल नहीं था, और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी बिल्कुल भी नहीं थी। देन वहां पे जीरोधा को हम काइंड ऑफ कह सकते हैं जिसने इस पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया, पूरा का पूरा मॉडल चेंज किया उन्होंने। तो जीरोधा जब आया, डिजिटाइजेशन के बाद काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली जीरोधा को, उसके साथ में और भी कई सारे प्लेयर्स आए, लाइक अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ये सारे प्लेयर्स आए। देन उस टाइम पे कुछ ऐसे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे जो जिन्होंने ऑलरेडी 20-25 साल का एक्सपीरियंस ले लिया था मार्केट में, प्लेयर्स लाइक एंजल वन, जिनको क्लियरली ये पता था कि लास्ट 20-25 ईयर जो है वो हमारे बिजनेस के लिए एक सस्टेनेबल ग्रोथ तो ऑब्वियसली नहीं रही है, एंड ये जो डिजिटल ब्रोकर वाला मॉडल है ये फ्यूचर हो सकता है। एंड अगर हमने अपने मॉडल को सही से चेंज किया और अपना एक्सपीरियंस एक सही डायरेक्शन में यूज किया, तो ऑब्वियसली अगला जो 5, 7, 8, 10 साल है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए। सो उनमें से कुछ ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ने फटाफट से अपने मॉडल को पूरा उन्होंने चेंज किया, ट्रेडिशनल ब्रोकिंग मॉडल से डिजिटल ब्रोकिंग मॉडल की तरफ। बट स्टिल बहुत ज्यादा ऐसे प्लेयर्स थे इंडस्ट्री में जिन्होंने अभी भी वो जो डिजिटल मॉडल है उसको अडाप्ट नहीं किया, एंड वो अभी भी वही पुराने ट्रेडिशनल मॉडल को फॉलो कर रहे थे। कोविड के बाद वी ऑल नो कि डिजिटाइजेशन कितना ज्यादा बढ़ा, एंड वहां पे डीमैट अकाउंट का एक काइंड ऑफ सुनामी आ गई मार्केट में। कोविड से पहले जो पेनेट्रेशन था इंडिया में डीमैट अकाउंट का वो हार्डली 4-5% के आसपास था, आज हम देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट 9-10% के आसपास है। एंड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर कोविड के बाद से। एंड कोविड ही वो पीरियड था जिसमें ये सारे डिजिटल ब्रोकर्स की बहुत सुपर ग्रोथ हुई, एंड देन फोर्सफुली जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे उनको भी ये मॉडल अडेप्ट करना पड़ा, चाहे वो एचडीएफसी सिक्योरिटी हो, कोटक सिक्योरिटी हो, उन्हें भी ये डिस्काउंट ब्रोकिंग वाला जो मॉडल है वो अडेप्ट करना पड़ा। अब क्लाइंट का क्या एडवांटेज है डिस्काउंट ब्रोकिंग में, कि इनको जो ब्रोकरेज है वो बहुत ही मिनिमल चार्ज होती है, बिकॉज ट्रेडिशनल मॉडल में हमने डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट 2% तक ब्रोकरेज चार्ज की जाती थी। डिस्काउंट ब्रोकिंग में आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं है, ऑलमोस्ट एएमसी फ्री होती है। देन आपकी जो ब्रोकरेज है कैश में वो बिल्कुल मिनिमल होती है, कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जो जीरो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं आपको कैश वाले सेगमेंट में। इवन अगर आप एफ एंड ओ भी कर रहे हो तो बहुत ही मिनिमल ब्रोकिंग चार्ज होती है। सो ब्रोकिंग चार्जेस बहुत ही कम हो गया, तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा प्लेयर आ गया सडनली इंडस्ट्री में जिसने चार्जेस इतने ज्यादा कम कर दिए, तो उसकी तरफ क्लाइंट का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सो वो चीज हुई। दूसरी चीज क्या हुई क्लाइंट्स के एंगल से, कि उनका जो वो कॉम्प्लेक्सिटी होती थी प्रोसेस में, कि हर एक चीज के लिए आपको ब्रोकर के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, बिकॉज ऐप वगैरह या टेक्नोलॉजी वाइज वो जो इंफ्रा होता था ब्रोकिंग कंपनीज का वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था उस टाइम पे। सो इन कंपनीज ने अपने टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, अपने ऐप को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाया। इट्स लाइक जैसे आपका फेसबुक का अकाउंट है या इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वी डोंट नीड कि हमें फेसबुक के कस्टमर केयर को फोन करना है कि फेसबुक के ऐप में हम ईमेल आईडी कैसे चेंज करें, ये सारी चीजें वी ऑल नो कि हम कुछ क्लिक के ऊपर कर सकते हैं। सेम चीज इन कंपनीज ने, इन ब्रोकिंग कंपनीज ने अपने ऐप के ऊपर इन्वेस्ट करके वो सारा फीचर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया इन्वेस्टर के लिए। अकाउंट ओपनिंग से लेकर के आप अपनी पर्सनल डिटेल, आज के टाइम पे आपको कुछ भी मॉडिफाई करनी है वो आप बहुत इजीली कुछ क्लिक के ऊपर कर सकते हो। साथ में इन कंपनीज ने क्लाइंट की एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस किया। इंफॉर्मेशन वी ऑल नो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट फ्री है हर एक इन्वेस्टर के पास में, एंड हर एक इन्वेस्टर के पास में एक बेसिक नॉलेज है कि मार्केट में क्यों, आई मीन मोस्टली इन्वेस्टर्स के पास में जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं
उनके पास ये बेसिक नॉलेज है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कितने सारे सेगमेंट्स होते हैं। सो ये सारी चीजें पहले नहीं थी, पहले डिपेंडेंसी ब्रोकर्स के ऊपर बहुत ज्यादा थी। तो क्योंकि वो मॉडल पूरा चेंज हो गया, तो एक तो क्लाइंट को ये सारे एडवांटेज मिले। अब इसमें ब्रोकिंग कंपनी कैसे पैसा कमा सकती है, बिकॉज पहले तो आप ज्यादा ब्रोकेज चार्ज करके कमा रहे थे, अब आपने ब्रोकरेज कम कर दिया है। तो मॉडल आपका कैसे प्रॉफिटेबल होगा? वॉल्यूम ग्रोथ से। वॉल्यूम ग्रोथ यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पे एक्वायर करने हैं। वो क्यों एक्वायर होंगे? नंबर वन, आपने जो ब्रोकिंग चार्जेस है वो बिल्कुल ही कम कर दिए, ऑलमोस्ट मिनिमल कर दिए, जीरो कर दिया, तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपके पास आएगा। नंबर टू, आपने जो क्लाइंट को फीचर्स दिए हैं जो ऐप के ऊपर, वी कुड से कि जो जो डिपेंडेंसी है, जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी था, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया पिक्चर से, गेम से। सो ऑब्वियसली क्लाइंट उसकी वजह से भी आपके पास आएगा। नंबर थ्री, डिजिटाइजेशन की वजह से इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली सबके पास फ्री है, तो उसकी वजह से भी क्लाइंट आपके पास आएगा। तो इन तीनों चीजों की वजह से क्लाइंट एक्विजिशन जो है वो इन सारे डिस्काउंट ब्रोकिंग का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड यहाँ पे ये कैसे पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज ब्रोकरेज तो ये बहुत कम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को ये अपने प्लेटफॉर्म पे जब एक्वायर करेंगे एंड उनका रिटेंशन रेट बढ़ेगा। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने वाले मॉडल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि आज आपने क्लाइंट एक्वायर किया एंड यू नो कि अगले 2-3 महीने में या मे बी 3 दिन में जब उस क्लाइंट को एक बहुत हैवी लॉस हो गया, तो बहुत कम चांसेस है कि वो क्लाइंट आपके साथ स्टे रहेगा या इवन मार्केट में भी वो एक्टिव रहेगा। वो क्लाइंट इनएक्टिव हो जाएगा और वो ऑलमोस्ट एक डेड क्लाइंट है आपके लिए, आप उससे कुछ खास रेवेन्यू जनरेट कर नहीं सकते। बट इस वाले मॉडल में क्या है कि आपने क्लाइंट रिटेंशन के ऊपर फोकस किया है। आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हो, आप उसको पुश पुश नहीं कर रहे हो कि आप एफ एंड ओ भी करिए या आप कमोडिटी भी करिए। अगेन, इट्स नॉट अबाउट कि एफ एंड ओ गलत है या कमोडिटी गलत है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्लाइंट को आपको फोर्स नहीं करना है, आपको एक बेसिक टूल जो है या रिसोर्सेज जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। देन इट्स अप टू क्लाइंट कि अगर उसको लग रहा है तो वो एफ एंड ओ भी करेगा, अगर उसको ठीक लग रहा है तो वो करेंसी भी करेगा। बट आप उसको अगर फोर्स नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे चांस ज्यादा है कि क्लाइंट अगर अपनी नॉलेज से ट्रेडिंग भी कर रहा है तो चांसेस आर हाई कि वहां पे वो पैसा बना सकता है या फिर बहुत ज्यादा लॉस नहीं खाएगा एटलीस्ट। तो वहां पे क्लाइंट का रिटेंशन बढ़ जाएगा। अब जो क्लाइंट पहले 2-3 महीने के अंदर ही इनएक्टिव हो रहा था इन ब्रोकिंग कंपनीज के लिए, आज के टाइम पे अगर आप उनका एक्टिविटी रेट देखोगे तो वो 2 साल, 3 साल, 5 साल तक ये कंपनीज के साथ में, इन ब्रोकिंग कंपनीज के साथ में एक्टिव रहता है। बिकॉज वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर रहा है, वो म्यूचुअल फंड भी कर रहा है, वो एफ एंड ओ भी कर रहा है। सो जो प्रोडक्ट बास्केट है वो आपने काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया अपने क्लाइंट के लिए। एंड देन उसके बाद ये सारे सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो लाइफ टाइम वैल्यू है, मतलब 3-4-5 साल में जो आप रेवेन्यू जनरेट करोगे इन क्लाइंट से, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस वाला मॉडल जिसमें क्लाइंट आपका 2-3 महीने के अंदर ही डेड हो जाता था। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। सो एंजल वन आज जो ये चीज कह रहा है कि हम अपने क्लाइंट को एनकरेज कर रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस करिए, तो उसके पीछे का पर्पज ही यही है कि एंजल वन को पता है कि अगर क्लाइंट अननेसेसरी ट्रेडिंग वगैरह में जाएगा विदाउट प्रॉपर नॉलेज, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्लाइंट को लॉस होगा और वो क्लाइंट डेड हो जाएगा हमारे के लिए। अब इसमें लॉस एंजल वन का बहुत ज्यादा है, बिकॉज उन्होंने फ्री ब्रोकरेज दी है, बहुत ही कम ब्रोकरेज देके क्लाइंट को एक्वायर किया है, इतना सारा एफर्ट करके, मार्केटिंग करके। अगर फिर भी क्लाइंट कम टाइम में ही इनएक्टिव हो गया तो वहां कंपनी का लॉस है। सो कंपनी को, आई मीन काइंड ऑफ, अब ये कंपनी फोर्सफुल है कि क्लाइंट को एनकरेज करे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, बिकॉज दे नो कि जितना लंबा क्लाइंट एक्टिव रहेगा उनके साथ, उतना ज्यादा चांसेस है कि एंजल वन उतना ज्यादा फ्यूचर में उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है बाय ऑफरिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। क्योंकि इंश्योरेंस भी कर रहा है एंजल वन, म्यूचुअल फंड भी कर रहा है एंजल वन, एंड ये सारे सेगमेंट तो है ही, एफ एंड ओ, करेंसी, कमोडिटी। तो अगर वो 3-4-5 साल तक मार्केट में एक्टिव रहता है, एंजल वन के साथ रहता है, तो वहां पे एंजल वन काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है उस क्लाइंट के साथ में। सो दैट इज द रीजन कि शॉर्ट टर्म में जो छोटे बहुत रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी को मिस आउट करने के लिए भी रेडी है एंजल वन, बट फोकस क्या है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहनी चाहिए क्लाइंट की, ताकि आगे चल के ऑब्वियसली बिजनेस का रेवेन्यू ऐसा नहीं हो कि कल को बियर मार्केट आए तो आपके आधे क्लाइंट तो डैडी पड़े हैं, नए क्लाइंट आ नहीं रहे हैं, एंड सडनली आपका रेवेन्यू जो है वो 20-40% से नीचे गिरने लग गया। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडस्ट्री की, जो लास्ट 7-8-10 ईयर्स में बिल्कुल ही चेंज हुई है। एंड इसीलिए एंजल वन भी आज के टाइम पे क्लाइंट रिटेंशन के ऊपर फोकस कर रहा है। देन इसके साथ में एंजल वन क्या कर रहा है, एसआईपी या डायरेक्ट इक्विटी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ में वो क्लाइंट को कह रहा है कि आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप करिए। देन एंजल वन का ये जो क्वार्टर गया है, ये काफी रोबस्ट क्वार्टर गया है, सबसे बेस्ट क्वार्टर गया है हिस्ट्री का अभी तक। बिकॉज इस क्वार्टर में इन्होंने 1 महीने के अंदर 10 लाख न्यू डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं,
एंड पूरे क्वार्टर में 25 लाख नए डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं। सो इनकी हिस्ट्री का अभी तक सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा है एंजल वन के लिए। एंड जितने भी प्लेयर्स हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, उसमें एंजल वन उन कुछ प्लेयरों में से हैं जो कंसिस्टेंटली अपने मार्केट शेयर को इम्प्रूव करता जा रहा है। चाहे वो बेयर मार्केट हो, चाहे वो बुल मार्केट हो, इनका मार्केट शेयर कम नहीं हो रहा है। हर एक क्वार्टर में आप देखोगे मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? बिकॉज इनकी क्लाइंट की रिटेंशन बहुत स्ट्रांग है। क्लाइंट जो ये एक्वायर कर रहे हैं वो इनके प्लेटफॉर्म पे रुक रहे हैं इनके साथ। एंड उसके साथ में जो फ्रेश क्लाइंट ये मार्केट से एक्वायर कर रहे हैं उसका ग्रोथ रेट भी बहुत बहुत सुपर स्ट्रांग है। सो ये चीजें काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। देन सुपर ऐप, ये जो एंजल वन का सुपर ऐप है, ये इन्होंने आई थिंक आज से 1.5 साल पहले ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस किया था। और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस किया है इस ऐप के ऊपर। नए नए फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं। सो बेसिकली एंजल वन का जो टारगेट कस्टमर है वो है यंग क्लाइंट को बेसिकली ये टारगेट करते हैं, जिनकी एज 30 ईयर से कम होती है, और फ्रेश क्लाइंट होना चाहिए। फ्रेश का मतलब कि मार्केट का बहुत ज्यादा जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता। बिकॉज उन्हीं को ये जो सुपर ऐप में जो भी ये फीचर्स ऐड ऑन किए हैं इन्होंने, उन क्लाइंट को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। बिकॉज अगर इनका टारगेट कस्टमर 40 ईयर्स का होगा या 45 ईयर्स के कस्टमर्स इनके टारगेट कस्टमर होंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो कस्टमर का जो लाइफ लाइफ अगर आप देखोगे तो वो हार्डली 10-15 ईयर्स और इन्वेस्ट करेंगे मार्केट के अंदर। तो वहां पे एंजल वन के पास बहुत कम चांस है कि कम ब्रोकरेज के साथ में वो ज्यादा हेल्दी रेवेन्यू जनरेट कर पाए। वीजा वीज अगर क्लाइंट की एवरेज एज 20-25 साल है, तो दे नो कि अभी इनका करियर शुरू ही हुआ है, एंड अगले 20-25 साल एक हेल्दी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है वो क्लाइंट के एंजल वन के लिए। ऑब्वियसली क्लाइंट का भी पैसा बनेगा मार्केट में, एंड एंजल वन का भी चांस है कि वहां से वो एक हेल्दी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो ये जो सुपर ऐप है ये बेसिकली इनके फ्रेश और यंग क्लाइंट जिनको ये एक्वायर कर रहे हैं मार्केट से, उनकी जर्नी को बहुत ज्यादा स्मूथ करने के लिए है। इसमें इन्होंने काफी सारे फीचर्स भी ऐड ऑन किए हैं। जैसे इन्होंने डिस्कवरी फीचर ऐड किया है। सो उसमें बेसिकली अलग अलग स्क्रीन्स आ जाते हैं ऐप के ऊपर, कि ब्लू चिप स्टॉक कौन कौन से हैं, देन सेक्टरल स्टॉक कौन से हैं, कि मेटल सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, टॉप गेनर्स कौन से हैं। सो आई बिलीव अगर आप कोई भी डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी का ऐप अगर आप यूज करते होगे, सो यू नो कि वहां पे कितना ज्यादा स्मूथ है उनका उनका जो इंटरफेस है उनके ऐप का, वो कितना ज्यादा इजी है। कोई भी बिगनर हो उसको समझने में बहुत ज्यादा इजी रहता है कि मार्केट वर्क कैसे करता है, कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, कि कौन कौन से सेक्टर हैं मार्केट के अंदर, टॉप गेनर्स कौन है। सो ये चीजें जो बेसिक एक इंट्रोडक्शन होता है एक नए इन्वेस्टर का मार्केट के साथ में, उसमें हेल्प करता है। एंड अगर वो इंट्रोडक्शन बहुत स्मूथ हो गया एक इन्वेस्टर का, तो ऑब्वियसली वहां पे इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मैं थोड़ा सा और जानूं, मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लूं इस कंपनी के बारे में या मार्केट के बारे में। तो वो इजी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसी पे एंजल वन ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है लास्ट कुछ सालों में। देन इन्होंने ट्रेडर्स के लिए, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उनके लिए, इन्होंने बेसिकली अपने ही ऐप के ऊपर फ्री टू यूज चार्ट टूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आप चार्ट वगैरह देख सकते हो स्टॉक का, मार्केट का, जो टेक्निकल एनालिस्ट है। देन इसके अलावा इन्होंने एक ओआई, ओपन इंटरेस्ट एनालिट डेटा जो है वो इन्होंने टूल ऐड किया है अपने अपने ऐप के ऊपर। ये भी अगेन ट्रेडर्स के लिए है, टेक्निकल एनालिस्ट के लिए, जो कि एफ एंड ओ में काम करते हैं। सो कंपनी आज के टाइम पे क्या करना चाह रही है कि आपको किसी भी चीज के लिए ये फोर्स नहीं कर रही कि हमारा इन्वेस्टर जो है वो एफ एंड ओ ही करे या हमारा इन्वेस्टर जो है वो करेंसी में ही काम करे। इनका मेन पर्पस क्या है कि हम आपको वो सारे बेसिक जो टूल हैं, जो रिसोर्सेस हैं, जो आपको, अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हो एंड फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, तो आपको जो जो टूल चाहिए वो हम प्रोवाइड कर दे अपने ऐप के ऊपर। अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो तो आपको जो जो टूल चाहिए वो हम प्रोवाइड कर दे हमारे ऐप के ऊपर। सो ब्रोकिंग से ज्यादा आज के टाइम पे ये जो मॉडल है वो एक प्लेटफॉर्म कंपनी का बन गया है। सेम लाइक जैसे आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो, या फिर आप एक अमेजॉन प्राइम यूज करते हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन फी देते हैं। हम एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से। सेम लाइक काइंड ऑफ यहाँ पे भी वैसा ही है। आप सब्सक्रिप्शन फी तो नहीं दे रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली ये कंपनी जो है वो आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो भी आपके लिए अलग सर्विसेज है, अगर आप टेक्निकल हो तो भी आपके लिए अलग सर्विसेज है, अगर आप एसआईपी करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड करना चाहते हो, तो वो भी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो। सो इन्होंने मतलब कुछ भी पुश करने के बजाय सारे सर्विसेज, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अपने ऐप के ऊपर ऐड कर दिए कस्टमर्स के लिए, जस्ट टू मेक द लाइफ इजियर फॉर इन्वेस्टर्स। सो ये इनका मेन पर्पस है। देन इन्होंने म्यूचुअल फंड लास्ट 1-2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया है, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट को। आई मीन बहुत हर मंथ, हर क्वार्टर में जो ये डेटा आता है इनका,
वो ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ रहती है इनकी एसआईपी रजिस्ट्रेशन में, या फिर जो यूनिक कस्टमर हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड की सर्विस इनकी अवेल करी है, उसमें ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ रहती है हर एक क्वार्टर में। तो ये शो करता है कि म्यूचुअल फंड वाला जो प्रोडक्ट है इस कंपनी का, वो इनके क्लाइंट्स कितने ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को। इसमें इन्होंने क्या किया है म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में बेसिकली एक ई मैंडेट होता है। तो ई मैंडेट क्या होता है, आप अपने बैंक को ये ऑथेंटिकेट करते हो कि इस पर्टिकुलर स्कीम में अगले महीने से मेरे मेरे बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए जाना चाहिए। ये आप ऑथेंटिकेट करते हो अपने बैंक को। अब ये हर एक एसआईपी के लिए करना पड़ता है। अब इसमें ई मैंडेट में प्रॉब्लम क्या होता है कई बार कि ये नेट बैंकिंग से होता है। तो कई बार नेट बैंकिंग का सर्वर जो है वो थोड़ा सा एरर करता है, या फिर आपका जो नेट बैंकिंग का आपका कस्टमर आईडी है, पासवर्ड है, वो आपको याद नहीं होता है। तो इन सारे प्रॉब्लम की वजह से जो क्लाइंट एसआईपी करने वाला था, वो इन सारे एरर्स की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब या तो अपना एसआईपी स्किप कर देता है, मैं अगले महीने करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा, या फिर वो गूगल पे जाके किसी और कंपनी का चेक करता है कि और मैं कहाँ पे एसआईपी कर सकता हूँ। वहां पे लॉस क्या हुआ एंजल वन जैसी कंपनी का, कि उनका वो पोटेंशियल कस्टमर जो एसआईपी स्टार्ट करने वाला था उनके साथ, वो अब किसी और कंपनी के पास चला गया, या फिर वो उसने वो आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। वो पोटेंशियल रेवेन्यू जो आ सकता था कंपनी के लिए, या फिर एक बड़ा एयूएम क्रिएट हो सकता था कंपनी के लिए, वो अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट लॉस हो गई। तो उसको उसको कैटर करने के लिए एंजल वन ने क्या किया है कि इम मैंडेट का ऑप्शन इन्होंने यूपीआई से भी स्टार्ट कर दिया है। इट मीन्स कि अगर आप गूगल पे यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, या फोन पे यूज करते हो, उसके थ्रू भी अब आप ई मैंडेट कर सकते हो। अगेन प्रोसेस को और ज्यादा इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया इन्वेस्टर के लिए, सो दैट कि अगर आपको एसआईपी में ई मैंडेट में प्रॉब्लम आ रही है नेट बैंकिंग में, तो आप यूपीआई से कर लो। बेसिकली आपकी जो एसआईपी रजिस्ट्रेशन है वो होनी चाहिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आनी चाहिए। यही रीजन है, यही सारे रीजन है कि इसमें अगर आप इनका एसआईपी की ग्रोथ देखोगे तो वो 17 टाइम रही है लास्ट 1 ईयर में। 17 टाइम की ग्रोथ आई है इनकी फ्रेश एसआईपी रजिस्ट्रेशन में। एंड इंक्रीमेंटल लास्ट 1 साल में जितने भी एसआईपी रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे इंडिया में, उसमें एंजल वन जो है वो सेकंड नंबर पे रहा है, सेकंड नंबर का प्लेयर रहा है फ्रेश एसआईपी रजिस्ट्रेशन में लास्ट 1 ईयर में। एंड ये कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी नहीं है लाइक प्रूडेंट कॉर्पोरेट या और जो कंपनीज हैं जो सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। ये ब्रोकिंग कंपनी है। ब्रोकिंग कंपनी के साथ में इन्होंने म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म जस्ट ऐड ऑन किया है अपने 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 प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक वो सर्विस जस्ट इन्होंने ऐड करी है। उसके बाद इतनी जबरदस्त ग्रोथ अगर इस कंपनी को मिल रही है, तो ये चीज हमें क्लियरली शो करती है कि इस कंपनी का क्लाइंट एक्विजिशन रेट और क्लाइंट रिटेंशन रेट वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड इनके क्लाइंट जो है वो काफी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं इनके म्यूचुअल फंड वाले प्रोडक्ट को भी। अ, इसके अलावा अगेन कुछ और प्रोडक्ट्स भी ये डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहे हैं। जैसे पहले ये ब्रोकिंग से म्यूचुअल फंड में आए, म्यूचुअल फंड से इन्होंने इंश्योरेंस ऐड किया। अब इनका टारगेट है कि इंश्योरेंस के साथ में ये जो क्रेडिट प्रोडक्ट्स है, मतलब जो पर्सनल लोन है, कंज्यूमर लोन है, ये सारे प्रोडक्ट भी ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड करेंगे। अगेन पॉइंट क्या है कि आपने कस्टमर को एक्वायर किया, फोकस ये है कि उस कस्टमर को आप जितना लंबा हो सके उतना लंबा आप रिटेन रखेंगे अपने साथ में, एंड प्रोडक्ट बास्केट आप इतना बड़ा कर दोगे कि कल को 3 साल, 4 साल, 5 साल में या तो वो कस्टमर कैश जो सिर्फ अभी इन्वेस्ट कर रहा है, या तो वो एफ एंड ओ भी करेगा, या फिर वो एसआईपी करेगा, या फिर वो इंश्योरेंस लेगा आपसे, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या फिर कोई भी लोन प्रोडक्ट्स आपसे ले सकता है। मे बी पर्सनल लोन ले ले, मे बी कंज्यूमर लोन ले ले, मे बी होम लोन ले ले। ये सारे लेंडिंग प्रोडक्ट जब कंपनी ऐड कर रही है, मतलब अपने प्रोडक्ट बास्केट को जब बढ़ाते जा रही है, उससे इनके रेवेन्यू जनरेशन के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं हर एक कस्टमर के लिए। आज ऑलमोस्ट 2 करोड़ कस्टमर्स हैं एंजल वन के पास। तो जितना ज्यादा ये प्रोडक्ट बास्केट बढ़ता जाएगा, उतने ज्यादा इनके चांसेस बढ़ते जाएंगे कि फ्यूचर में जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा इनका ऑन पर कस्टमर। देन अभी इनिशियली लेवल पे वो टेस्ट कर रहे हो उस प्रोडक्ट को कि कैसा रहता है इनका ये लैंडिंग वाला प्रोडक्ट, एंड उसको प्लान है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको ये लॉन्च करेंगे। साथ में इनको एएमसी का भी लाइसेंस मिल गया है। खुद का ब्रोकिंग तो है ही, म्यूचुअल फंड भी है ही। म्यूचुअल फंड भी ये खुद का लॉन्च कर रहे हैं, एंजल वन खुद का म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाला है, एंड उसमें ये पैसिव इन्वेस्टमेंट मतलब कि इंडेक्स फंड सिर्फ अभी इनिशियली लॉन्च करेंगे। तो कल को अगर किसी को एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन कराने के बाद एंजल वन का ही म्यूचुअल फंड ओपन बाय करना है, वो भी ऑप्शन है। तो अपने वही पॉइंट वही है कि प्रोडक्ट बास्केट को ये कंपनी लगातार इंक्रीज करते जा रही है। देन इस क्वार्टर में इनका 25% का मार्केट शेयर रहा टोटल इंडस्ट्री डीमैट अकाउंट का।
मतलब क्या है कि ये जो थर्ड क्वार्टर गया है इसमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, जिसमें से 25 लाख डीमैट अकाउंट जो है वो एंजल वन ने ओपन करे हैं। तो क्लियरली समझ आता है कि 25% मार्केट शेयर जो है वो सिर्फ एक प्लेयर के पास में है। एंड एंजल वन का मार्केट कैप जो है वो 20,000 करोड़ के आसपास है। सो सिर्फ 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें अंडर पेनेट्रेशन इतना ज्यादा है, सिर्फ 9 to 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हमारे पास डीमैट अकाउंट है आज के टाइम में, और उसमें 25% मार्केट शेयर इस प्लेयर का है। तो ये आपको क्लियरली शो करता है कि काइंड ऑफ मार्केट लीडर वाली क्वालिटी है इस कंपनी के अंदर, एंड ग्रोथ काफी अच्छी है, और एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, एंड स्कोप ऑफ ग्रोथ या लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत बहुत हाई है हर एक कंपनी के लिए। देन इनका जो सब ब्रोकर वाला बिजनेस है, वो लास्ट ईयर उसमें सेबी ने बैन लगाया था 6 मंथ का कि आप कोई भी नया सब ब्रोकर ऐड नहीं कर सकते। वो बैन अब खत्म हो चुका है। सो वो बिजनेस भी अब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है। एंड अभी करंटली 76% रेवेन्यू जो है एंजल वन का वो इनके इनके खुद के बिजनेस से आता है। 24% जो है वो जो सब ब्रोकर वाला बिजनेस है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि रिटेंशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग हुई है एंजल वन की। सो बेसिकली 2 साल पहले 25% ऐसे क्लाइंट थे जो एंजल वन के साथ 2 साल से भी ज्यादा के टाइम से थे। आज के टाइम पे अगर हम ये डेटा देखें तो 48% क्लाइंट ऐसे हैं एंजल वन के पास जो 2 साल से ज्यादा टाइम के साथ इस कंपनी के साथ में है, एंड वो एक्टिव हैं। तो ये चीज क्या शो कर रही है अगेन कि क्लाइंट कंपनी का रिटेंशन रेट कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। एंड ये आपको कंपनी के नंबर्स में भी दिखेगा। आप कंपनी का सेल्स ग्रोथ का नंबर देख लो, आप कंपनी के मार्जिन के नंबर देख लो, या फिर आप इनका बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर देख लो। हर एक जगह पे ये चीज शो कर रही है कि कंपनी ने सुपर ग्रोथ अचीव कर रही है, जस्ट बिकॉज अपना मॉडल पूरा इन्होंने चेंज कर दिया है। क्लाइंट रिटेंशन के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रांग इन्होंने फोकस किया है। एमटीएफ बुक है। सो एमटीएफ बुक बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होता है, जिसमें ब्रोकर जो है वो आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है। क्योंकि वो मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो बैंक से थोड़ा बहुत लोन ले रहा है। तो वो जो फाइनेंस कॉस्ट है एंजल वन की वो इस क्वार्टर में 35% से ग्रो हुई है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है, काफी कम हुआ है। देन जो मेन रीजन है इनका, जो हमने इनके रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि इनका मार्जिन काफी ज्यादा कम हुआ है इस क्वार्टर में, एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा सा कम हुआ है, सिर्फ 14% की ग्रोथ रही है। तो उसका क्या रीजन रहा है कि कंपनी ने काफी एग्रेसिवली क्लाइंट एक्विजिशन किया है इस क्वार्टर में। 40% की ग्रोथ है इनकी सेल्स में, एंड उसके लिए एंजल वन ने मार्केटिंग के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड किया है। एंड स्पेशली जो इनका कैश वाला सेगमेंट है उसमें इन्होंने टैरिफ चार्जेस भी कम किए हैं, मतलब ब्रोकरेज रेट और कम कर दिए। तो इन सारी चीजों की वजह से मतलब क्लाइंट एक्विजिशन तो बहुत अच्छा रहा इनका, ऑलमोस्ट 50% का रहा। 50% इन्होंने फ्रेश क्लाइंट एक्वायर करे, 40% की सेल्स ग्रोथ भी रही, लेकिन मार्जिन और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर में थोड़ा सा इनको हिट लेना पड़ा 1 क्वार्टर में अंदर। बट कंपनी क्या कह रही है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस क्वार्टर में जो हिट हुआ है ये आगे भी रहेगा, ये वन टाइम है। एंड आगे चल के आप देखोगे कि ये जो हमने इतना स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एक्विजिशन किया है ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में काफी अच्छा हेल्दी कंट्रीब्यूट करेगा, एंड हमारा पैड ग्रोथ जो है या मार्जिन जो है वो काफी अच्छे से इंप्रूव होगा। लॉन्ग टर्म जो मार्जिन की गाइडेंस है वो इनकी 45 to 50% की है। इस क्वार्टर में इनका जो मार्जिन है वो 38% है। इससे पहले का एवरेज अगर आप देखोगे तो वो 42-43% के आसपास रहता है एंजल वन का मार्जिन। बट कंपनी गाइड क्या कर रही है कि 45 से 50% का मार्जिन हम टारगेट कर रहे हैं, विच मीन्स कि आगे चल के इनका जो कॉस्ट है, जो अभी कॉस्ट के ऊपर इतना ज्यादा ये स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कॉस्ट इनकी कम होगी, एंड ग्रेजुअली इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। अब मार्जिन इंप्रूव होगा, टॉप लाइन की ग्रोथ अच्छी है, तो ऑब्वियसली वहां से इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है। मतलब क्या कि सेल्स ग्रोथ अगर 40% की है तो वहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनका जो बॉटम लाइन है, जो पैड ग्रोथ है, वो उससे भी ज्यादा होगा। सो ये जो प्रॉब्लम हुई है इनकी पैड ग्रोथ को लेकर के या मार्जिन को लेकर के, ये 1 क्वार्टर की है, ऐसा नहीं है कि ये सस्टेनेबल है। कंपनी को इस क्वार्टर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि वो मार्केट में जाके फ्रेश क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हैं। सो वो उन्होंने चीज किया, एंड वहां पे ये चीज भी कह रहे हैं कि अगर आगे चल के हमें किसी और क्वार्टर में लगता है कि हमें थोड़ा बहुत चार्जेस जो है वो कम करना है या मार्केटिंग पे थोड़ा बहुत ज्यादा स्पेंड करना है, तो वो हम करेंगे, लेकिन हम फ्रेश क्लाइंट एक्वायर करने से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब हमारा फोकस ये है कि हमें मार्केट शेयर गेन करना है हर एक सेगमेंट के अंदर, चाहे वो एफ एंड हो, चाहे वो कैश हो या करेंसी मार्केट हो, हर एक सेगमेंट के अंदर हमें मार्केट शेयर गेन करना है। तो ये आपको शो करता है कि कंपनी कितना ज्यादा एग्रेसिव है इस टाइम पे क्लाइंट एक्विजिशन के अंदर।
बिकॉज मैनेजमेंट क्लियरली कह रहा है कि ये जो डिस्काउंट ब्रोकिंग वाला मॉडल है या फिर ये जो डिजिटल ब्रोकिंग वाला मॉडल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गेम यही है कि आपका मार्केट शेयर कितना है, एंड वो मार्केट शेयर लगातार इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंजल वन के केस में अगर आप लास्ट 1-2 साल का डेटा देखोगे कंपनी का, तो कॉन्स्टेंटली इनका मार्केट शेयर इंक्रीज होता जा रहा है हर एक क्वार्टर में। इवन कैश मार्केट में भी कंपनी क्या कह रही है कि कैश मार्केट का अगर आप डेटा देखोगे, तो लास्ट कुछ क्वार्टर से हमारा जो कैश मार्केट है उसमें जो मार्केट शेयर है वो बिल्कुल ही स्टक था, 13% के आसपास हमारा मार्केट शेयर स्टक था। बट जैसे ही हमने इस क्वार्टर में थोड़े से चार्जेस कम किए और फ्रेश क्लाइंट को एक्वायर किया, तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ करके 15% हो गया। तो ये चीज क्या शो कर रही है कि ये जहां जहां भी जा रहे हैं, जिस जिस लोकेशन में जा रहे हैं, जिस जिस ज्योग्राफी में जा रहे हैं, वहां पे पहले तो ये काफी रिसर्च करते हैं कि उन टाइप ऑफ कस्टमर को किस तरीके की ऑफर ये दे सकते हैं। कई 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 जगह पे है, जैसे जैसे इस क्वार्टर में इन्होंने क्या किया, स्पेशली कैश सेगमेंट वाले कस्टमर के ऊपर फोकस किया। कई कई बार कंपनी का फोकस क्या होता है कि सिर्फ एफ एंड ओ वाले सेगमेंट पे हमें फोकस करना है, तो वहां पे ये डिपेंड ऑन मार्केट कि मार्केट में किस तरीके की कस्टमर प्रोफाइल है, उस अकॉर्डिंग ये प्राइसेस को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं। एंड देन फोकस वही है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सिस्टम में ऑन बोर्ड किया जाए। फोकस अभी वही है कि मार्केट शेयर आप ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें। देन इनका जो सब ब्रोकर वाला बिजनेस है, उसमें अभी कुछ क्वार्टर से ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ग्रोथ वाइज जो इनका ये खुद का मॉडल है, डिजिटल मॉडल है, ये काफी ज्यादा स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहा है इनके टोटल रेवेन्यू में। बट सब ब्रोकर वाला मॉडल आगे चल के कंपनी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि काफी हेल्दी ग्रोथ दिखेगा इस मॉडल में। क्यों? क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोडक्ट बास्केट्स है, उससे ये इस सब ब्रोकर वाले मॉडल को भी डिसरप्ट कर सकते हैं पूरी इंडस्ट्री में। बिकॉज बहुत ही कम ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास इतना ज्यादा प्रोडक्ट बास्केट हो, टेक्नोलॉजी हो, स्केलेबिलिटी हो। सो ये सारी चीजें कंपनी काफी एग्रेसिवली यूज करना चाह रही है अपनी सब ब्रोकर वाले मॉडल में भी। एंड इनका कहना है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि काफी अच्छे नंबर्स जो हैं वो हमारे सब ब्रोकर वाले मॉडल से भी आ रहे हैं। देन एएमसी का लाइसेंस इन्हें मिल गया है, वो भी नेक्स्ट ईयर ये रोल ऑन करेंगे। लेंडिंग वाला बिजनेस जो है उसमें भी इनका अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर से अगेन उसकी लैंडिंग भी स्टार्ट करेंगे। सो ये ओवरऑल इनका कॉन कॉल एनालिसिस है। तो इससे हमें एक चीज क्लियर होती है कि कंपनी काफी रैपिडली स्ट्रॉन्ग, काफी रैपिडली ग्रो कर रही है, एग्रेसिवली ग्रो कर रही है, और फोकस इनका सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो गेन किया जाए। अगेन पॉइंट वही है, अगर आप क्लाइंट एक्विजिशन ग्रोथ देखोगे इस कंपनी का, तो वो ऑलमोस्ट 45-50% हर एक मंथ में जो इनका डेटा आता है, वो आपको क्लियरली शो करता है कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो 40-50% से ग्रो कर रहा है। सेल्स इनका ऑलमोस्ट 30-40% से ग्रो करता है हर एक क्वार्टर में। उसके लिए कंपनी शॉर्ट टर्म में हिट लेने को भी रेडी है कि मार्जिन अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो भी चलेगा, पैट ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाए तो भी चलेगा। बट इन द लॉन्गर रन मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये जो कॉस्ट है, इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली क्लाइंट को जब आप एक्वायर कर रहे हो तो वो कॉस्ट वन टाइम की है। जो आपने उसकी ऑनबोर्डिंग करी है, केवाईसी वगैरह करा है, वो सारा कॉस्ट वन टाइम का है। बट एक बार वो क्लाइंट आपके सिस्टम में ऑनबोर्ड हो गया, तो जितना ज्यादा टाइम तक वो रिटेन रहेगा आपके पास, चांसेस आर वेरी हाई कि वो आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज को अवेल करेगा, एंड ऑब्वियसली वहां से आप काफी हायर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो उन उन क्लाइंट से, उन कस्टमर से। सो फोकस वहां पे वही है कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को सिस्टम में ऑनबोर्ड किया जाए। सो एंड इंडस्ट्री का अंडर पेनेट्रेशन तो वी ऑल नो, सिर्फ 9 to 10% लोगों के पास आज डीमैट अकाउंट है। जबकि डिजिटल मोबाइल की अगर हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट 90 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये एंड्रॉयड फोन है या वो डिजिटल मॉडल को यूज करते हैं। तो स्टिल उस एंगल से भी अगर हम देखें तो अंडर पेनेट्रेशन वहां पे भी बहुत ज्यादा है। देन आरओई अगर आप देखते हो तो इस कंपनी का 35-40% के आसपास का आरओई है, तो आरओई तो बहुत हेल्दी है ही, ग्रोथ भी काफी अच्छा है। बट आज के टाइम पे अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो सिर्फ 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगेन वही पॉइंट है कि स्कोप ऑफ ग्रोथ या लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है इस कंपनी के पास में। सो ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छा था। कॉन कॉल से ऑब्वियसली एग्रेसिवनेस शो होती है कंपनी की कि मैनेजमेंट के अंदर भूख है कि वो बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करना चाह रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इससे आउटलुक भी हमें पता चलता है कि आउटलुक काफी स्ट्रांग है इस कंपनी का। बाकी ऑब्वियसली इस मंथ में भी जो इनके क्लाइंट एक्विजिशन के नंबर आए हैं उसमें भी अगेन 40-45% की ग्रोथ आई है। सो ये ग्रोथ मतलब किसी और ब्रोकिंग कंपनी में देखने को नहीं मिल रही। बिकॉज डिस्काउंट मॉडल जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपना क्लाइंट रेट किस किस ग्रोथ से ग्रो कर रहे हो। सो वो किसी भी और ब्रोकिंग कंपनी में आपको देखने को नहीं मिल रही कि इवन 30% से भी किसी का क्लाइंट बेस ग्रो हो रहा हो।
चाहे वो 5 पैसा कैपिटल हो या मोतीलाल ओसवाल हो या और भी जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, किसी का भी ग्रोथ क्लाइंट बेस में इस लेवल का नहीं है जो एंजल वन कंसिस्टेंटली लास्ट 1 डेढ़ साल से रिपोर्ट करता आ रहा है। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देता है इनके इन्वेस्टर्स को। बाकी ऑब्वियसली आगे ट्रैक करते रहेंगे कि कैसा बिजनेस परफॉर्मेंस रहता है इनके अगले क्वार्टर में। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था एंजल वन का। डू लेट मी नो जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।